सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस करें सभी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कोई पर्सन जब इनकम अर्न करता है तो इस इनकम को वो दो तरीके से यूज करता है, एक्सपेंसेस करके एंड सेविंग्स करके। जब कोई पर्सन इनकम अर्न करता है तो उसको ध्यान रखना होता है कि अगर उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो उसे देना होता है गवर्नमेंट को टैक्स, which is a big tension for every income earned person। अब इस वीडियो में अगर मैं आपको कहूं कि आप जो खर्चे करते हैं they can save your tax, तो आपको कैसा लगेगा? एंड दिस इज करेक्ट एज पर लो। तो आज आपको बता रही हूँ आपके ऐसे खर्चे जो आपका टैक्स सेव करेंगे, जो आपको नेसेसिटी करनी ही होते हैं, ऐसे हैं वो खर्चे भी जो आपको जरूरी करने ही होते हैं और वो बचा देते हैं आपका टैक्स। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि सभी चीजें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वैसे भी अभी मंथ चल रहा है मार्च 2022। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रूफ सबमिट करने हैं आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के, तो वो भी अब आपका टाइम है। तो अब आपको प्लानिंग भी करनी है, टैक्स प्लानिंग, ठीक है, ताकि आपका टैक्स सेव हो सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे पहले खर्चे से जो आप करते ही हो और वो बचा देता है आपका टैक्स। पहला आपका नेसेसिटी वाला खर्चा जो आप करते ही हो दैट इज ट्यूशन फीस। यस, इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स तो आप अपने बच्चों को स्कूलिंग तो देंगे ही, तो उस स्कूलिंग में जो आपकी ट्यूशन फीस है, जो आप ट्यूशन फीस के पैसे भरते हो उसके लिए डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80C। 1,50,000 तक की इसकी लिमिट है, ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अब स्कूल फी रिसीट जो होती है ना, स्कूल फी रिसीट किसी भी स्कूल की, उसमें कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक होता है ट्यूशन फी कंपोनेंट। मान लीजिए आपने पूरे साल के लिए अपने किड की ट्यूशन फीस भरी है विच इज 1 लाख। इसमें एक और कंपोनेंट है कंप्यूटर फी 20,000। वन मोर कंपोनेंट बिल्डिंग फी 10,000। वन मोर कंपोनेंट अदर चार्जेस 5,000। तो ये जो आपने टोटल पैसा दिया है ना, इसमें से सिर्फ आपको ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलेगी, इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ध्यान रखिए अगर आपने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूशन लगा रखी है उसके लिए जो आप फीस भरते हो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आप अपनी किड्स की फीस पे करते हैं और उसमें ट्यूशन फी इज अ कंपोनेंट, वो कंपोनेंट सेव करता है आपका टैक्स और आपको ये डिडक्शन 2 बच्चों तक के लिए अलाउड है। और एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आता है ऐसी वीडियोस पे कि जब हम ये डिडक्शंस क्लेम करते हैं आईटीआर फाइल करते हुए, क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है? तो अगर मैं सैलरीड पर्सन्स की बात करूं, सैलरीड पर्सन के लिए जनरली उनका टैक्स उनका एम्प्लॉयर काटता है। तो अगर आप कोई एचसी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो जो आपका टैक्स सेव करेगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करने होते हैं। और अगर मैं अदर्स की बात करूं सैलरीड पर्सन के अलावा तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी सबमिट नहीं करना होता। बट आप क्या करिए, आप एक इनकम टैक्स रिटर्न की अपनी फाइल मेंटेन कर लीजिए और उसमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पे आप रिटर्न भर रहे हो वो सेव रखिए, क्योंकि कई बार बाद में अगर कोई केस आपका लग जाता है डिपार्टमेंट में तो उस केसेस में आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। तो आपको आईटीआर भरते हुए ये कहीं नहीं देने होते बट आपके पास ये होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिडक्शन आप ऐसे ही क्लेम कर लो, एक्चुअली है भी नहीं और आपने क्लेम कर लिया, वो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो StudyBuddy.com पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट 99C, इन सभी के बारे में डिटेल में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या सिंपल विजिट करिए StudyBuddy.com और आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये था पहला खर्चा जो आपका नेसेसिटी है, लाइफ का खर्चा जो आपको करना ही है, और एंड दिस इज सेविंग योर टैक्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आपको नॉलेज हो सके। नंबर 2 पे है हमारा ऐसा एक्सपेंस विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड दीज डेज, दिस इज योर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कोरोना के बाद हम सभी को ये समझ में आ गया कि हेल्थ इज वेल्थ
और एवरी टाइम अगर आप अपना हेल्थ चेकअप कराते हो, हर साल करा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको रिक्वायर्ड हो आप तब करा सकते हो। और आप जब हेल्थ चेकअप पे खर्चा करते हो तो गवर्नमेंट आपको इसमें 5,000 रुपए तक की डिडक्शन देती है। 80D सेक्शन में आप मेडिक्लेम के अलावा 5,000 का मेडिक्लेम ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80D 5,000 तक की लिमिट देता है आपको, चाहे आपका हेल्थ चेकअप कितने भी अमाउंट का हो, 5,000 तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है और उनके लिए कोई भी मेडिक्लेम नहीं कराया हुआ है, आपने ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पे फोकस रखिएगा कि कोई मेडिक्लेम अगर उनका नहीं है और अगर उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं तो वो ये मेडिकल एक्सपेंडिचर 50,000 तक एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D क्लेम कर सकते हैं। इसकी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, मेडिक्लेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, सेक्शन 80D में अदर देन सीनियर सिटीजन्स को मेडिक्लेम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम करने की लिमिट है विच इज 25,000, तो वो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये आपके कितने जरूरी खर्चे हैं, लाइफ का पार्ट है, एंड दीज आर सेविंग योर इनकम टैक्स। सो दिस वाज द सेकंड। नंबर 3, डोनेशन। कोरोना ने हम सभी को डोनेशन करना भी सिखा दिया। जब कोरोना आया तो एक गवर्नमेंट ने फंड बनाया था PM केयर्स, खूब दिल खोल के सभी ने इसमें डोनेट किया था, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने उतना डोनेशन किया था। और अगर आप कोई भी डोनेशन करते हैं उस पे आपको टैक्स सेव होता है अंडर सेक्शन 80G। जी हाँ, डोनेशंस भी आपका टैक्स सेव करती हैं, पर डोनेशन के लिए ध्यान रखिए, जिनको भी डोनेशन कर रहे हो एक तो चेक कर ले कि क्या वो सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उनसे एक रिसीट ले ले, जिस रिसीट पे उनका नाम, जो भी उनका फार्म का नाम है, एड्रेस और पिन कोड मेंशन हो, बिकॉज ये डिटेल्स आपको सारी इनकम टैक्स रिटर्न में डालनी होती है। रिसीट आपके पास होगी और साथ ही पैन भी हो उस पर। रिसीप्ट आपके पास होगी तो उस पर सारी डिटेल्स होंगी, आपको इजी रहेगा डिडक्शन क्लेम करने पर। जैसे अभी PM केयर्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें मान लीजिए आपने 1 लाख की डोनेशन करी, तो ये पूरा 1 लाख 100% 1 लाख आपका टैक्स सेव करेगा। ये डिडक्शन अलाउड है 100%। तो हमारा जो सेक्शन 80G है ना, इसमें 4 तरह की डिडक्शन होती है जो एलिजिबल होती है। पहली 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शन, और अगली जो 2 होती हैं 100% एंड 50%, ये विद लिमिट होती है, अकॉर्डिंग टू योर इनकम इनकी कैलकुलेशन होती है। तो देखिए कैसे आपकी डोनेशन आपका टैक्स सेव कर सकती है, यानी आपने किसी की भलाई करी एंड दिस इज सेविंग योर टैक्स। नेक्स्ट है नंबर 4, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हर पर्सन का सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, और घर लेने के लिए अगर उन्होंने हाउसिंग लोन लिया है, इसे आप हाउसिंग लोन लिख लीजिए, अगर हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग लोन लेते ही आपको एक EMI आपकी बन जाती है जो एवरी मंथ आपको पे करनी होती है। और इस EMI में आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और ये दोनों ही कंपोनेंट आपका टैक्स सेव करते हैं। जी हाँ, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है EMI में वो डिडक्शन के लिए अलाउड है अंडर सेक्शन 80C विद लिमिट ऑफ 1,50,000, और जो इंटरेस्ट है उसकी भी आप डिडक्शन ले सकते हो अप टू ₹2 लाख अंडर सेक्शन 24 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। और ये जो EMI आप भरते हो ना, आप तो मंथली भरते हो, आपको डिडक्शन लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट लेना है, जिनसे आपने लोन लिया है उनसे आप डॉक्यूमेंट मांगिए, ईयर का, पूरे ईयर का कंसोलिडेटेड आपको डॉक्यूमेंट वो देंगे, जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट और पूरा इंटरेस्ट कंपोनेंट मेंशन होगा जो आपने साल में पे किया है, उसकी आपको मिल जाएगी डिडक्शन। अपने घर को रजिस्टर भी कराया है, रजिस्ट्री कराई है आपने उसकी, तो रजिस्ट्री के जो खर्चे हैं, स्टैम्प ड्यूटी के जो खर्चे हैं, उनकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में, पर इसकी जो लिमिट है वो है 1,50,000। ETC की लिमिट हमेशा 150 रहेगी, बट दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और यहाँ मैंने आपको 5वां आपका खर्चा बता दिया, तो देखिए जो आपको कराना भी जरूरी है, एंड दिस इज सेविंग योर टैक्स।
तो 5 खर्चे हमने देख लिए जो सेव करते हैं आपका टैक्स। अभी और भी है, सो प्लीज बी विद मी। नंबर 6 पे मैंने रखा है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। बहुत से सैलरीड पर्सन का पीएफ कटता है उनकी सैलरी से, उनके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड उनका खुद का contribution. This contribution also save your tax. This is eligible for deduction under section 80C and limit again ध्यान रखनी है आपको 1,50,000। तो देखिए पीएफ तो आपके लिए मैंडेटरी हो गया आपकी सैलरी से कटवाना, और वो जो डिडक्शन है जो आपका खर्चा है पीएफ को आपका टैक्स भी सेव करता है। सो इन दैट वे दिस एक्सपेंस विल सेव योर टैक्स। 7th नंबर पे जो खर्चा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग ये एक्सपेंस करते हैं, रेंट फॉर रेजिडेंशियल हाउस। और आपको बताना चाहूंगी ये रेंट फॉर रेजिडेंशियल हाउस अगर आप रेंट पे करते हैं रहने के लिए, इसकी डिडक्शन सैलरीड पर्सन्स प्लस बिजनेसमैन दोनों को अलाउड है। जी हाँ, बहुत से लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। सैलरीड पर्सन को ये डिडक्शन कैसे मिलती है? अगर उनके सैलरी कंपोनेंट में एचआरए है विच इज हाउस रेंट अलाउंस, तो वो जो भी रेंट पे करते हैं उनको इस एचआरए के अगेंस्ट उसकी डिडक्शन मिल जाती है, यानी उनका एचआरए उस अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट होके कम हो जाता है एज डिडक्शन। उनको उनका अलाउंस जो है ये वो जो टैक्सेबल अलाउंस है वो उनका कम हो जाता है, यानी उनका टैक्स इससे सेव हो जाता है। एचआरए को कैलकुलेट कैसे करना होता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। incometaxindia.gov.in पे आइए, यहाँ पे आपको दिए हैं टैक्स टूल्स, आप इन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हर एक को हर डिडक्शन को क्लेम करने के यहाँ पे कैलकुलेटर दिए हैं। हाउस रेंट अलाउंस को भी कैलकुलेट करने का यहाँ पे कैलकुलेटर दे रखा है। आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अपनी कुछ सैलरी की डिटेल्स डालनी होती है, जो एग्जैक्ट पूरे साल की सैलरी डिटेल डालिए आप, और फिर आपको टिक करना होता है कि क्या आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, और फिर आपका जो एग्जाम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस है ना, धीरे धीरे जैसे आप डिटेल डालते हैं तो वो यहाँ पे कैलकुलेट बटन को क्लिक करने पर निकल आता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, वैसे तो आपके एचआरए की कैलकुलेशन आपका एम्प्लॉयर कर देता है, नहीं कर रहा है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एचआरए के केस में एक चीज का खास ध्यान रखिए कि कई बार कुछ पर्सन सैलरीड पर्सन अपना एचआरए अपने एम्प्लॉयर के थ्रू क्लेम नहीं करते, अपने आप आईटीआर में क्लेम करना चाहते हैं। आप ऐसा कर तो सकते हैं, बट अगर आपका एचआरए की डिडक्शन आपके एम्प्लॉयर ने आपके फॉर्म 16 में नहीं दिखाई है, तो इसकी वजह से बाद में आपके पास नोटिस आने के हायर चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर एचआरए की डिडक्शन अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ही क्लेम करें। ठीक है, आप खुद कर सकते हैं बट फिर नोटिस आने के चांसेस हायर हो जाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। अब ऐसा बिजनेसमैन को तो ऑफ कोर्स ना ही बिजनेसमैन प्लस इवन ऐसे सैलरीड पर्सन की भी यहाँ पे बात हो रही है जिनको ना तो एचआरए मिलता है, और जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं वो सेक्शन 80GG का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। सेक्शन 80GG ऐसे पर्सन्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, किस चीज की? डिडक्शन की। इसके कुछ लिमिट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला आपको निकालना होता है 5,000 पर मंथ, पहला अमाउंट, यानी पूरे साल का हम देखें तो 60,000। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, एंड तीसरा इसमें लिमिट होता है 25% ऑफ द टोटल इनकम। इनमें से जो भी लीस्ट हो उस अमाउंट की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80GG। ये जो सेक्शन है इसकी सबसे कम अवेयरनेस है लोगों में, बट 80G की डिडक्शन क्लेम करने के लिए ना आपको एक फॉर्म भी भरना होता है पोर्टल पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, फॉर्म 10BA। इसका खास ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे आप खर्चा कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो विच इज योर नेसेसिटी, एंड दिस इज सेविंग योर टैक्स। नेक्स्ट जो डिडक्शन है ये भी बहुत जरूरी है, एजुकेशनल लोन।
देखिए, अगर आपने स्टडीज के लिए खुद की या अपने डिपेंडेंट जो आपके स्पाउस एंड चिल्ड्रन हैं उनकी स्टडीज के लिए एजुकेशनल लोन लिया है, इसकी डिडक्शन अलाउड है। सेक्शन है आपका 80E। इस लोन के लिए जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उस इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन आप 8 इयर्स तक क्लेम कर सकते हो एज डिडक्शन, एंड दिस विल सेव योर टैक्स। और यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है। सो 80E में एजुकेशनल लोन अगर आप लेते हो तो वो आपका टैक्स सेव करता है। यानी आप हायर स्टडीज खुद कर रहे हैं या आपके किड्स कर रहे हैं और आपने उनकी पढ़ाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पैसा लिया है, उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो EMI में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो आपका टैक्स सेव करता है अंडर सेक्शन 80E। नंबर 9 भी एक लोन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए दिस डिडक्शन इज इन द पिक्चर 80EE। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है और उस पर लोन लिया है तो लोन में जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट कैन सेव योर टैक्स अप टू ₹1,50,000। यस, 1,50,000 की यहाँ पे लिमिट है। तो अगर आपने व्हीकल लोन लिया है तो देखिए, व्हीकल आपकी नेसेसिटी है, उसके लिए आपने लोन लिया, वो भी कौन सा व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दिस इज सेविंग योर इनकम टैक्स। अगर आप अपने किसी रिलेटिव की जो हैंडीकैप है उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट या डिसेबिलिटी के लिए खर्चा कर रहे हो तो ये सेक्शन 80DD आपको रिलीफ देता है कि जितना भी आप खर्चा कर रहे हो दैट डजंट मैटर, आप 75,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है और वो पर्सन आप पर डिपेंडेंट है, और 1,25,000 अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हो। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही नेसेसिटी वाला खर्चा है। जरूरी है आपको अपने डिपेंडेंट की ट्रीटमेंट कराना, उनकी देखभाल करना, तो ये सेक्शन आपका टैक्स सेव करता है। अगली जो डिडक्शन है वो है फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेस। किसी स्पेसिफाइड डिसीज पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कर रहे हो, उसकी डिडक्शन आपको अलाउड है 80DD में। कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेस बताए गए हैं, जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसमें कुछ इस तरह के डिसीज कवर हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। इसमें जो डिडक्शन मिलती है ना, नॉर्मल इंडिविजुअल को मिलती है 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए ये डिडक्शन लिमिट है 1 लाख। तो वैसे तो हम भगवान ना करे आपको ये डिडक्शन क्लेम करनी पड़े, पर किसी भी ऐसे सर्कमस्टांस में आपके लिए ऐसा खर्चा करने पर भी डिडक्शन अवेलेबल है। दिस वाज नंबर 11। बढ़ते हैं हमारे लास्ट एक और खर्चे की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका टैक्स सेव करता है नंबर 12 80U, डिडक्शन फॉर हैंडीकैप्ड असेसी। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए 80U में डिडक्शन दी गई है। नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए आप 75,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और सीवियर के केस में 1,25,000 की। तो देखिए कैसे आपके जरूरी खर्चे आपका टैक्स सेव कर रहे हैं। तो मैं आप यहाँ पर समराइज करना चाहूंगी मैंने जो जो भी डिडक्शन आपके साथ यहाँ पे शेयर करी है। तो हमने जो खर्चे यहाँ पे डिस्कस किए, नंबर 1 इज ट्यूशन फीस, नंबर 2 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन्स को 50,000 तक की मेडिकल एक्सपेंडिचर की जो खर्चे हैं वो अलाउड है अगर उनका मेडिक्लेम नहीं है। नंबर 3 डोनेशंस, नंबर 4 हाउसिंग लोन, number 5 stamp duty and registration charges, number 6 is PF, number 7 is rent paid, number 8 is educational loan, number 9 is electric vehicle loan, number 10 is section 80DD disability of your dependent, 80DD specified diseases, and 80U person who is disabled.
तो ये सभी आपके एक्सपेंस हैं एंड देखिए ये सभी कर सकते हैं आपका टैक्स सेव। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए जो आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर लीजिए और साथ ही उसके एक छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है, उसे भी प्रेस कर लेंगे आप, तो आपको सभी नोटिफिकेशंस हमारी वीडियो की मिलती रहेंगी। और इसी तरह से और भी टॉपिक्स चाहिए आपको टैक्स सेविंग पे तो कमेंट जरूर करिएगा। अब बात करेंगे हमारे कोर्सेज की। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स तो मार्च में मैंने अनाउंस कर ही दिया है। मार्च से क्लासेस स्टार्ट है, लाइव क्लासेस। और कुछ पर्सन्स का मेन मोटिव यही, मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि सैटरडे संडे की वीकेंड क्लासेस हैं आपकी, तो हमारा ऑफिस होता है सैटरडे को, हम कैसे अटेंड करेंगे। तो आपको यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलती हैं। लाइव क्लास के बाद ही रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल करा दिया जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोर्स अभी अवेलेबल है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोर्स मई में लॉन्च हो जाएगा, तो अगर आप इसी को लेना चाहें इसे ले सकते हैं, अदरवाइज वेट कर सकते हैं अभी इनकम टैक्स कोर्स के लिए। और 99C की डेट 28 फरवरी है 2021 फाइनेंशियल ईयर की, उसमें दिक्कतें आती हैं, तो आप 99C का ये सेशन ले सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे का सेशन है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी बैलेंस शीट्स पे काम करती हो, तो अपना टाइम बचाने के लिए हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लेना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।